So, hello and welcome to my channel, Shining Stars Always with You. Today, we are going to see a very interesting topic, India China relations, जिसको कि आप अपनी डेली लाइफ से भी बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पूरे चैप्टर की वीडियो अगर आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फुल चैप्टर का लिंक क्लिक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। इंडिया और चाइना वेस्टर्न इंपीरियलिज्म से पहले, यानी कि जब वेस्टर्न कंट्रीज जो है, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि इंग्लैंड, स्पेन, पोर्चुगल, इन्होंने पूरे जैसे अपने पूरे वर्ल्ड पर अपना कब्जा किया था बाकी कंट्रीज पर। तो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म आने से पहले इंडिया और चाइना ग्रेट पावर्स थी एशिया की। ठीक है। जैसे इंडिया में काफ़ी सारे किंगडम्स हुए, मुगल एम्पायर हुआ और उनसे पहले वाले किंगडम। सेम वे में चाइना में काफ़ी सारे किंगडम्स, एम्पायर्स, और उन्होंने अपने बॉर्डर्स भी काफ़ी एक्सटेंड किए। तो बहुत अच्छी पावर हुआ करती थी। लेकिन कई कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया और चाइना जो है उनका इन्फ्लुएंस ओवरलैप कर गया हो, यानी कि ऐसे बहुत कम रीजंस हैं जहां पर इंडिया का इन्फ्लुएंस चाइना के इन्फ्लुएंस के साथ मिल गया हो या ओवरलैप कर गया हो। ठीक है। इसी वजह से हमारा और चाइना के बीच में कल्चरल और पॉलिटिकल इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा कम था। ठीक है। अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था और ऐसा माना जा रहा था कि इंडिया और चाइना की फ्रेंडशिप जो है वो अब फ्यूचर को शेप करने वाली है और एकदम वो बहुत घुल मिल करके रहेंगे। और एक स्लोगन हिंदी चीनी भाई भाई भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, यानी कि हिंदी यानी कि जो इंडियन लोग हैं और चीनी यानी कि जो चाइनीज़ लोग हैं वो भाई भाई हैं, आपस में ब्रदर्स हैं। तो ये बड़ा ही पॉपुलर एक स्लोगन हुआ था। लेकिन ये स्लोगन ज़्यादा टाइम तक टिका नहीं, क्योंकि इंडिया और चाइना में एक तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है। और दूसरा तिब्बत का इशू था। चाइना ने तिब्बत को टेक ओवर कर लिया था 1950 में। अब इंडियन गवर्नमेंट से तिब्बत मदद मांगने भी आया था कि आप हमारी मदद करो, ये इन्होंने हम पर कब्जा कर लिया। और साथ में दलाई लामा जो वहाँ के रिलीजियस गुरु होते हैं वो भी अब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं, और काफी सारे तिब्बतन्स जो हैं वो इंडिया में आ गए थे। तो चाइना को ये एक इंटरफेरेंस सी लगी और इस वजह से इंडिया के साथ थोड़े टसल्स हो गए थे चाइना के। दूसरी चीज थी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ऑन द बॉर्डर्स। क्या हुआ, चाइना क्लेम करता था कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, जो कि इंडिया की एक स्टेट है, और जो अक्साई चिन रीजन है लद्दाख का, ठीक है, वो भी चाइना क्लेम करता है। अक्साई चिन 1962 के बाद चाइना के कब्जे में ही है। मैं आपको बता दूं, जो आप जम्मू कश्मीर का बड़ा सारा मैप देखते हो उसमें से कुछ रीजन जो है वो चाइना के कब्जे में है। दैट इज द अक्साई चिन रीजन ऑफ लद्दाख, जो कि उसने 1962 की वॉर में इंडिया से कब्जा लिया था। तो ये दो चीज़ें थी जो कि इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी। और एक 1962 का युद्ध भी हुआ चाइना और इंडिया के बीच में, और चाइना ने उसी टाइम अक्साई चिन एरिया जो है वो ले लिया था। देन जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं बहुत ख़राब हो गए 1976 में। मतलब बुरे हाल हो गए, मतलब बहुत गंदे रिलेशंस हो गए थे इंडिया और चाइना के। और लेकिन रिलेशन धीरे धीरे इम्प्रूव तब होने लगे जब चाइना की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो थोड़ी सी चेंज हो गई 1970s में। चाइना अब आइडियोलॉजिकल कम रह गया था और प्रेगमेटिक ज़्यादा बन गया था, यानी कि चाइना प्रैक्टिकल हो गया था बजाय कि आइडियोलॉजिकल के। मतलब अपनी आइडियोलॉजी से कम चल रहा था, प्रैक्टिकल चल रहा था इंडिया के साथ। प्रैक्टिकल होके वो ये सोच रहा था कि प्रैक्टिकल होके सोचो कि इंडिया में कितना बड़ा मार्केट है। आइडियोलॉजिकल होके सोचना ये है कि इंडिया मेरा दुश्मन है क्योंकि तिब्बत के लोगों को ये इन्फ्लुएंस करता है या फिर मेरी टेरिटरीज ले रखी है, ये आइडियोलॉजिकल होके सोचना है। प्रैग्मेटिक होके सोचना ये है कि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, इतना सारा मार्केट है, क्यों ना मैं अपने सारे जो बनाई हुई चीज़ें हैं उससे इकोनॉमिक फ़ायदा लूँ। तो ये प्रैक्टिकल होके सोचना है, इंडिया की इस चीज़ को देखना। तो चाइना की जो लीडरशिप है वो प्रैग्मेटिक हो गई थी आइडियोलॉजिकल
अब कम आइडियोलॉजिकल हो गई थी। तो धीरे धीरे इंडिया के साथ रिलेशन इम्प्रूव होने लगे और बॉर्डर इशू पर भी बातचीत शुरू हुई 1981 में। और जो रिलेशंस हैं वो एक स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक डायमेंशन पर आ गए। दोनों इंडिया और चाइना अपने आप को एक राइजिंग पावर देखते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और दोनों ही चाहते हैं एक अच्छा रोल प्ले करना एशियन इकोनॉमी में और उसकी पॉलिटिक्स में। ठीक है, चाइना इंडिया को कॉम्पिटिटर समझता है अपना, इंडिया चाइना को कॉम्पिटिटर समझता है अपना। इसी वजह से चाइना के कुछ स्ट्रैटेजिक चीज़ें जो वो करता है, ताकि इंडिया, जैसे कि उसकी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है विद पाकिस्तान, चाइना ने पाकिस्तान को दोस्त इसीलिए नहीं बना रखा कि उसे बहुत कुछ उससे मिल रहा है, लेकिन एक रीज़न उस चीज़ का ये भी है कि इंडिया और पाकिस्तान की, हमें पता है, बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड रिलेशनशिप है ओवर द इशू ऑफ कश्मीर मेनली। तो चाइना पाकिस्तान को दोस्त इस वजह से भी बना के रखता है ताकि वो इंडिया को आधा तो उसी चीज़ में लगाए रखे, पाकिस्तान को वो ट्रिगर करता रहे इंडिया में डिस्टरबेंस फैलाने के लिए, और जिसकी वजह से इंडिया का ध्यान बंटता रहे, क्योंकि इंडिया इज़ अ कंपटीशन। चाइना इंडिया को एक कंपटीशन की तरह से देखता है और ये पूरी कोशिश करता है। देन मेन टेक्स्ट पर आए, साइड में एक उन्नी का कार्टून है, ये कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू फ्लड आवर मार्केट्स, बट वेयर आर दे गोइंग टू फ्लड आवर मार्केट? क्या फ्लड कर रहे हैं, मतलब चाइनीज प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट को फ्लड कर रहे हैं, इंडियन मार्केट्स में इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब उनसे अलग रह पाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। जितनी भी मोबाइल कंपनीज और लैपटॉप कंपनीज हैं मोस्टली चाइनीज ब्रांड की हैं, जैसे कि शाओमी, रियलमी, वीवो। मतलब इनसे तो चलो लेट इट बी हार्डवेयर, अब क्या बताएं, आजकल टिकटॉक का ट्रेंड बड़ा हो रहा है। टिकटॉक इज ऑल्सो चाइनीज ऐप, मतलब व्हाट इज दिस यार, मतलब एट वी कांट हैव डबल स्टैंडर्ड्स, राइट? मतलब कहने का है कि एक और हम देशभक्त बनते हैं, फिर एक और हम टिकटॉक यूज करके और अपना मतलब पूरा जो चाइना है उसको स्ट्रैटेजिकली हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जो पॉपुलर ट्रेंड है टिकटॉक पे वीडियोस बनाने का, उसी को ख़त्म कर दो यार। इंडिया में वैसे ही बहुत शांति हो जाएगी, मतलब इकोनॉमिकली इंडिया में वैसे ही बहुत फ़ायदा हो जाएगा इंडिया को। ठीक है, वी कैन हैव आवर ओन ऐप विच कैन रिप्लेस टिकटॉक, क्योंकि किसी भी चीज़ को कोसने से कुछ नहीं होता। वी कांट, क्योंकि इंडिया को हम सभी लोग मिलकर बनाते हैं, और अगर इंडिया कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो हमें साथ मिलकर के उसका सल्यूशन खोजना चाहिए, ना कि उस चीज़ को कोसना चाहिए। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फेस्टिवल्स का। चाइना को इंडिया के फेस्टिवल्स की इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि वो जानता है कि कब दिवाली आ रही है और कब लड़ियाँ देनी है, वो जानता है कब होली आ रही है और कब रंग बेचने हैं। वी एज इंडियंस रियली डोंट नो अबाउट एनी ऑफ द चाइनीज फेस्टिवल। तो उनके घर में जाकर बेचने, चीज़ें बेचने की तो बहुत दूर की बात है, हमें उनके फेस्टिवल नहीं पता। सो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए दैट हमारा भी इकोनॉमिक एडवांसमेंट और ज़्यादा हो और हम चाइना को एक कड़ी टक्कर इस चीज़ में दे पाएँ, क्योंकि चाइना हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा घुस गया है अंदर तक, और इस वजह से कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंस भी बढ़ रही है चाइना पे। इसको काउंटर करने के लिए हमें अपनी जो इकोनॉमिक एडवांसमेंट है वो और ज़्यादा करनी होगी, ताकि हम चाइना को एक कड़ी टक्कर दे सकें। देन राजीव गांधी जो हैं वो चाइना विजिट करते हैं 1988 में, और रिलेशंस कुछ ठीक होते हैं। और दोनों गवर्नमेंट्स, आफ्टर दैट गवर्नमेंट्स जो हैं धीरे धीरे 1988 के बाद से अब कोशिश करती हैं कि बॉर्डर पे शांति बनी रहे, और कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए हैं कल्चरल एक्सचेंजेस और कॉपरेशन के इन
साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ट्रेड के लिए भी बॉर्डर पोस्ट्स खोली गई है, यानी कि अब थोड़ा थोड़ा एग्रीमेंट्स हो रहे हैं अच्छे अच्छे, कि ताकि हम इंडिया चाइना शांति से रह सकें। देन बायलेटरल ट्रेड देखें इंडिया और चाइना का, तो इंक्रीज हो गया है $338 मिलियन से $18 बिलियन तक 2006 तक, 1992 से 2006 तक। और इंडिया और चाइना ने सिमिलर पॉलिसीज अडॉप्ट की है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। इंडिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे, न्यूक्लियर हथियार बना लिए थे 1998 में। क्यों मतलब एक तो जस्टिफाई किया था कि चाइना से हमको थ्रेट है, जिस तरह से 1962 में चाइना ने हमको इस तरह से मिलिट्री हम पे हमला किया था और हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इतना फेथ हमको चाइना पे था और चाइना ने हमारा फेथ जो तोड़ा, फिर 1998 में हमने न्यूक्लियर हथियार बनाए और इससे भी जस्टिफाई किया कि हमको चाइना से थ्रेट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाइना से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर सकते, हम इसके बावजूद भी कर सकते हैं, चाहे हमने ये जस्टिफिकेशन दिया हो। चाइना है, चाइना ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस उसको बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंडिया, क्योंकि किसी तरह से इंडिया का ध्यान बटाना है, कोई भी फैक्टर हो चाइना बिल्कुल नहीं छोड़ता। और चाइना की जो बांग्लादेश और म्यांमार जो है उससे जो मिलिट्री रिलेशंस हैं, इसके अलावा इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें जो चाइना अपनी मतलब बार बार इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, वो बहुत ही देखने वाली है और इंडिया के इंटरेस्ट्स के लिए ज़्यादा सही नहीं है। इंडिया और चाइनीज़ लीडर्स रेगुलरली विजिट कर रहे हैं बीजिंग और न्यू दिल्ली विद ग्रेटर फ्रिक्वेंसीज, और धीरे धीरे दोनों साइड्स अब ज़्यादा फेमिलियर हो रही है। कहने का मतलब ये है, इंडियन और चाइनीज़ जो दोस्ती है वो शुरू हुई थी बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप से, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडेड दुश्मनी में कन्वर्ट हो गई जब चाइना ने 1962 में वो अपना जो है मिलिट्री अटैक लॉन्च किया था, तब जबकि इंडिया को चाइना पर फेथ था और हमारा उतना ध्यान चाइनीज़ बॉर्डर पे नहीं था। धीरे धीरे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने आप को ज़्यादा प्रेगमेटिक बनाया और उस चीज़ को धीरे धीरे इंडिया से डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए। मगर अभी भी ऐसा नहीं है कि वो हम चाइना के पुराने दोस्त हैं या कुछ, अभी भी इंडिया और चाइना की खूब दुश्मनी है। ये नहीं है, बस इतना है कि वो आगे से दिखाते नहीं हैं। यहाँ छोटा सा जापान के बारे में दे रखा है, आप देख सकते हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। ये कुछ जापानीज़ कंपनीज़ हैं, इन्होंने आपने इनके नाम बहुत अच्छी तरह से सुने होंगे। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी जापान जितना भी बनाता है वो बहुत बनाता है, इवन इफ उसके पास कम नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राइमरली बिकॉज उसके वो उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और रॉ मटेरियल्स वो इम्पोर्ट कर लेता है। देन काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, और 10th मोस्ट पॉपुलस है। और जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात लिखी हुई है कि हम कभी भी मिलिट्री का भी यूज़ नहीं करेंगे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल अप करने के लिए। और 1% ऑफ द जीडीपी अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है, फोर्थ लार्जेस्ट है। सो इन सब चीज़ों को देख करके क्या आप कह सकते हैं कि एक जापान जो है वो एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बन सकता है। तो ये छोटा सा वो है जापान के बारे में। This how our chapter ends. If you liked, please do hit that like button, subscribe my channel and stay tuned.